नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स एकेडमी। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे हैं जीएसटी सीबीएसई क्लास 11th चैप्टर नंबर 10 की, जहां पे हम लोगों ने इसके पहले तमाम तरह के वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक समझा, जिसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी का यूटिलाइजेशन था और तमाम तरह के पॉइंट्स को कवर किया। और इसके साथ साथ हम लोगों ने जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे जीएसटी के उनको भी समझने का प्रयास किया हुआ है। आज हम लोग आपके जीएसटी के सिलेबस का यानी जीएसटी अकाउंटिंग लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो इसके पहले जो हम लोगों ने टॉपिक सॉल्व किए हैं और आगे जो भी मैं आज आपको समझाने वाला हूं, इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी प्रश्न होता है तो आप लोग जरूर पूछेगा। बाकी हम आप सभी के प्रश्नों को हमेशा सॉल्व करके देते हैं, आपके डाउट्स को सॉल्व करते हैं और आपके कमेंट्स को पढ़ के हमेशा हम लोग जवाब देने का प्रयास भी करते हैं। सबसे पहले मैं प्रश्न को पढ़ूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। यहाँ पे कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग अपनी बुक में देखोगे, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ गौरव। अब यहाँ पे कहा गया कि आपको यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन है उसकी एंट्री करनी है गौरव के बुक में, तो मैं लिख लूंगा जर्नल ऑफ गौरव। ठीक है ना, तो ये हमारे पास पहला पॉइंट हो जाता है। अब मैंने यहाँ पे जब एंट्री करनी है तो पहली एंट्री हो जाएगी, और पहली एंट्री करने के लिए मैं पहले प्रश्न पढ़ लेता हूं। यहाँ पे कहा गया कि सोल्ड गुड्स टू सौरभ और द लिस्ट प्राइस 1 लाख रुपीज, लिस्ट डिस्काउंट ऑफ 10%, सीजीएसटी एसजीएसटी 6% एंड अलाउड कैश डिस्काउंट 5%। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके वर्किंग नोट को। इधर मैं वर्किंग नोट का बना देता हूं कॉलम, और इस साइड हम लोग करेंगे जर्नल एंट्री। वर्किंग नोट के केस में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सेल्स कॉस्ट, जो आपको वर्ड जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे वैल्यू, वो सेल्स कॉस्ट होती है, यानी सेल्स करने में कितना कॉस्ट आया। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 1 लाख रुपीज, ट्रेड डिस्काउंट 10% का है। 1 लाख का 10% 10,000 रुपए। ठीक है, अब आपके पास आता है 90,000 रुपए। ध्यान सुनिएगा कि आपने जब सेल्स कॉस्ट जो था उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, अब आपके पास जो वैल्यू आई है यही वैल्यू बनेगी सेल्स वैल्यू, यही ओरिजिनल सेल्स वैल्यू है। अब यहाँ पे देखेंगे जब कभी भी आप लोग सामान खरीदने जाते हैं तो सामने वाला दुकानदार आपको जो भी वैल्यू होती है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट अपने आप बिना मांगे दे देता है निकाल करके। तो आगे जब मेरे पास सेल्स वैल्यू आई है उसमें कहा गया था कि अब आपको माइनस करना है कैश डिस्काउंट, क्योंकि हम लोग कैश डिस्काउंट को माइनस करने के बाद से ही निकालते हैं जीएसटी की वैल्यू। तो -5% कैश डिस्काउंट, 9 से 45 हो जाएगा मेरे पास कैश डिस्काउंट। ठीक है ना, कैश डिस्काउंट देने के बाद से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 85,500 रुपए। ठीक है ना, अब आगे देखेंगे तो इसी में मुझे लगाना है सीजीएसटी 6% और एसजीएसटी 6%। सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%, यहाँ पे आपका हो जाएगा 5,130 रुपीज सीजीएसटी का अमाउंट और 5,130 रुपीज एसजीएसटी का अमाउंट। क्लियर है, दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू आएगी 95,760 रुपीज। इसी को हम लोग कहेंगे टोटल इनवॉइस वैल्यू। और मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है जो इनवॉइस वैल्यू होती है वही सेल करने पे मुझे रिसीव्ड होती है। तो यहाँ पे कहा गया था कि जो पैसा है वो क्या होगा, वो बैंक से रिसीव हो रहा है, यानी चेक के द्वारा रिसीव हो रहा है, यानी बैंक में रिसीव होगा। तो यहाँ पे 95,760 रुपए ही आपको मिलेंगे। अब इसी के हिसाब से हम लोग जनरल एंट्री कर देते हैं। जनरल एंट्री मैंने पहले किया भी है, तो बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है।
सबसे पहले मुझे पैसे मिलने वाले हैं, कितना मिलेगा? 95,760 रुपए। वर्किंग अगर आपने सही कर लिया, यहाँ पे लिखेंगे आप लोग वर्किंग नोट 1। अगर आपने वर्किंग सही कर लिया ना, तो आपका सारा का सारा प्रश्न बहुत ही मजेदार तरीके से होने वाला है। तो सबसे पहले पैसे मुझे मिल गए, तो हमारे पास ये हो जाता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट रिसीव करता पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक से मुझे पैसा मिल गया 95,760 रुपए। 95,760 रुपए भाई, गलती में तो ठीक। अब देखिए कैश डिस्काउंट कितना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कैश अलाउ किया है। तो कैश डिस्काउंट क्या होता है? बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, और जो बिजनेस का एक्सपेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग उसको हम लोग कहेंगे एक्सपेंस के कंडीशन में ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे हम लोग डिस्काउंट, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितना है? 4500 रुपए, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे कहा गया है टू सेल्स। ये ट्रांजैक्शन किसका हुआ है? सेल्स का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो सेल्स के केस में आप लोग सोचिए, मैं 1 लाख ले लूं कि 90,000 रुपए ले लूं कि मैं 85,500 ले लूं? थोड़ा सोचिएगा तो आपको बातें समझ में आएंगी। अगर आपने जनरल एंट्री पढ़ी हुई है और जीएसटी के इसके पहले वाले प्रश्नों को देखा हुआ है, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि हमें हमेशा का हमेशा इस एक्चुअल सेल्स वैल्यू को ही लेना होता है, क्योंकि हमने सामान 90,000 का ही बेचा हुआ है। 10% तो ऑटोमेटिक डिडक्ट हो ही जाता है। ट्रेड डिस्काउंट कोई भी सामान खरीदेंगे तो आपको उसको ऐसे ही डिडक्ट कर दिया जाता है। तो कैश डिस्काउंट से पहले का जो अमाउंट होता है उसी को मुझे यहाँ पे सेल्स वैल्यू के नाम पे टू सेल्स अकाउंट कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 90,000 रुपए, ठीक है ना। CGST 6%, SGST 6%। हमने सामान बेचा तो CGST हो गया आउटपुट। आउटपुट CGST अकाउंट कितने का? 5130 का, और 2 आउटपुट SGST अकाउंट कितने का? 5130 का, ठीक है ना। लिख देते हैं नरेशन भाई साहब, बहुत इजी होता है नरेशन। मैं हमेशा आपको बताता हूं कि नरेशन कुछ करना नहीं होता है, जो क्वेश्चन में लिखा होता है उसी को अपने तरीके से, अपने अंदाज से मॉडिफाई करके लिखना होता है। इसमें किया क्या गया? सामान बेचा गया है, डिस्काउंट अलाउ किया गया है, और यहाँ पे पैसे रिसीव किए गए हैं। मैं लिखूंगा, डिटेल में लिख देता हूँ, आप लोग शॉर्ट में लिख सकते हो। बीइंग गुड्स सोल्ड, ठीक है ना, एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। कई लोग चेक लिखते हैं, कई लोग बैंक लिखते हैं, कोई दिक्कत, दोनों में से कोई लिख सकता है, ठीक है। अब आएंगे हम लोग अपनी अगली एंट्री पे। अगली एंट्री के लिए मैं जाता हूं, एंट्री पढ़ लेता हूं, ठीक है। अगली एंट्री कही जाती है परचेज मशीनरी फ्रॉम जलाल मशीन टूल्स कोलकाता 5 लाख रुपीज। हमने क्या किया हुआ है? मशीन खरीद 5 लाख रुपए का, और यह सामान जलाल मशीन टूल से खरीदा हुआ है। यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ये नहीं कहा गया कैश में है कि बैंक में है, तो यहाँ पे सामान उधार खरीदा हो गया है। तो मैं क्या करूंगा? एंट्री कर दूंगा। एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज्ड अकाउंट डेबिट। अब ध्यान से समझिएगा कि जो भी आपके पास ये रेस्पेक्टिव ट्रांजैक्शन दिया गया है, इसमें ये नहीं कहा गया है कि जो मशीन खरीदा गया है उसमें जीएसटी कितना लगा हुआ है, ठीक है ना। और ऊपर जो प्रश्न लिखा हुआ है, लिखा है कि जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ गौरव। वहां पे भी नहीं लिखा गया है कि आगे आने वाले ट्रांजैक्शन में कितना जीएसटी लगना है। इसलिए मैं क्या करूंगा, जिन जिन ट्रांजैक्शन में जीएसटी की बात की गई है उन ट्रांजैक्शन में जीएसटी लगाऊंगा, और जहां पे जीएसटी की बात नहीं की गई है वहां पे जीएसटी नहीं लगाऊंगा, ठीक है ना।
तो मैं आगे बढ़ूंगा मशीन खरीदने के एंट्री के पास, तो हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट, कितने का, 5 लाख रुपए का, ठीक है ना। और टू वॉट, जलाल मशीन टूल्स, कितने का है ये, 5 लाख रुपए का। लिख दूंगा, एंट्री कर दूंगा, नरेशन बीइंग मशीनरी परचेज फ्रॉम जलाल मशीन टूल्स। और यहाँ पे देखिएगा मैंने यहाँ पे वर्किंग नोट 1 बनाया है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा कि मुझे मालूम चल जाए भाई साहब इसका वर्किंग नोट 1 कहीं बना हुआ है। अब आ जाएंगे हम लोग थर्ड एंट्री पे। थर्ड एंट्री क्या करती है, थोड़ा समझिएगा, सुनिएगा, जानिएगा। थर्ड एंट्री कहती है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस फॉर ऑफिस 7,000 and for the residents of proprietor 3,000 paid by check from the firm's bank account। यानी फर्म के बैंक अकाउंट से पेमेंट किया गया है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का और ड्राइंग्स का, ठीक है ना। अब जो यहाँ पे ऑनर है उसके घर का खर्चा पे हुआ है, तो उसके लिए हम लोग ड्राइंग वर्ड यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी के लिए कितना पे किया हुआ है, इसके लिए पे किया हुआ है 7,000 रुपए और ड्राइंग के लिए 3,000 रुपए, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए 7,000 रुपए, ड्राइंग के लिए 3,000 रुपए, टोटल पेमेंट हो गया 10,000 रुपए, ठीक है ना। यहां लिख देंगे हम लोग नरेशन बीइंग एक्सपेंसेस एंड ड्राइंग मेड बाय चेक। तो मैंने यहां पे ये तीनों के तीनों एंट्री कर दी हुई है। मैंने यहां पे किया क्या है कि जिसमें जीएसटी की बात की गई है उसको वहां पे मैंने जीएसटी मेंशन किया। जैसे हमारे पास पहले ट्रांजैक्शन में जीएसटी था तो मैंने जीएसटी लिख दिया, सेकेंड में थर्ड में जीएसटी नहीं था तो मैंने यहाँ पे जीएसटी नहीं लिखा। अब मैं चलूंगा आगे और आगे जो भी एंट्रीज हैं उनको सॉल्व करने का। अब अगली एंट्री में यानी चौथी एंट्री में कहा गया है कि मुकेश अ डेटर फॉर 50,000। मुकेश एक डेटर है जिससे मुझे 50,000 रुपए लेने हैं, क्लियर है। हैज बिकम इंसॉल्वेंट, वो क्या हो चुका है, इंसॉल्वेंट हो चुका है, यानी उसकी अब कोई कंडीशन नहीं है कि वो अब पैसे पे कर पाए। लेकिन 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 वो कह रहा है कि मैं भाई साहब 50 पैसे इन रुपी पे कर पाऊंगा, यानी 1 रुपए में मैं 50 पैसे पे कर पाऊंगा, उसका आधा ही पे कर पाऊंगा। इसका मतलब जो 50,000 रुपए मुझे मिलने वाले थे उसमें से वो मुझे आधा देगा, यानी 25,000 देगा। तो देखिएगा कि मुकेश के पास मैं बना देता हूं यहां पे वर्किंग नोट 2, ठीक है ना। वर्किंग नोट 2 केवल समझने के लिए है। डेटर हमारे पास मुकेश है, कितने का, 50,000 रुपए का, ठीक है ना। ये कह रहा है कि मुझे ये पे करेगा, यानी हम लोगों को मुझे यानी बिजनेस में गौरव बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिसीव हो जाएगा 50,000 रुपए का मल्टीप्लाई बाई 0.5, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपके पास 25,000 रुपए, यानी यहां पे मुझे 25,000 क्या हो चुके, मिल चुके। अब मेरे पास तो 25,000 रिसीव नहीं हुए हैं ना,
जो मुझे मिल गए उसको मैं रिकॉर्ड कर लूंगा कि मैंने क्या कर लिया, कैश रिसीव कर लिया। जो मुझे नहीं मिले उसको मैं कहूंगा भाई साहब अब तो ये तो नहीं मिलेगा, ये हो गया बैड डेट। ठीक है ना। तो मेरे पास इसमें दो ट्रांजेक्शन हो जाएंगे, कैश का और बैड डेट का। मैं एंट्री क्या कर लूंगा, मैं लिखूंगा कि कैश अकाउंट डेबिट 25,000 रुपीज, ठीक है ना, और बैड डेट अकाउंट डेबिट 25,000 रुपीज टू मुकेश। किसके नाम से भाई साहब, मुकेश के नाम से 50,000 रुपए। अब देखिए यहां पे बैड डेट को डेबिट क्यों किया गया है, बैड डेट भी क्या हमारे लिए एक तरीके से एक्सपेंस है, ठीक है ना। तो हम लोग यहां पे एंट्री कर लेंगे बिंग 0.50 पैसे रिसीव्ड इन अ रूपी बाय मुकेश एंड रिमेनिंग क्या, रिमेनिंग बैड डेट, रिमेनिंग बिकम बैड डेट। तो यहां पे ये चौथी एंट्री मेरे पास हो जाती है खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 10 को ऐसे सॉल्व करना है। बेसिकली तमाम तरह के कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे समझते हुए, जब कभी भी आप लोग कोई भी प्रश्न सॉल्व करोगे तो जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए तो लाइफ टाइम आपको ये काम आने वाला है। तो जल्दीबाजी नहीं करना है किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के टाइम। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप लोग जरूर बताएं, आपके सभी प्रश्नों का आंसर हम लोग जरूर करेंगे। और आने वाली वीडियोस में हम लोग चैप्टर नंबर 11 को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 11 है कैश बुक। कैश बुक से संबंधित भी यदि आपके पास कोई प्रश्न होते हैं तो जरूर बताइएगा, आपके सभी प्रश्नों का आंसर हम जरूर करेंगे। और हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। हंसते रहिए, गाते रहिए। जय हिंद।